हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हनुमान राम गोदारा फिर से हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करना। और आज हम इस कोशिका पार्ट 7 के अंदर आज कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं। तो आज ये पार्ट 7 जो है कोशिका का, ये अंतिम होने वाला है। इसके बाद हम कोशिका को अलविदा कह देंगे और दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसका नाम किसने दिया था, इस बारे में जानते हैं थोड़ा। तो अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नाम जो है मियोसिस किसने दिया था, फार्मर और मूरे ने 1905 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इस कोशिका विभाजन जो है ये केवल किस में पाया जाता है, जनन कोशिका में। और जो जंतुओं में कौन सी होती हैं, शुक्राणु और अंडाणु, और पादपम होती है नर और मादा युग्मक। ये जो हैं जनन कोशिका होती है, इनमें ये विभाजन पाया जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। इस कारण इस विभाजन को और क्या नाम दे सकते हैं अपन, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है तो इसको क्या कहा जाता है, अगुणित कोशिका। और जब युग्मनज बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो इसको द्विगुणित कोशिका के नाम से जाना जाता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल। मतलब एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिका या 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, 2 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से 2 भाग हैं, इनके बारे में देख लेते हैं और इसके बाद में आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें 2 कौन कौन से विभाग होते हैं। एक होता है विषम रूपी या रास विभाजन और दूसरा है समरूप या समसूत्र विभाजन। अब विषम रूपी को हम मियोसिस फर्स्ट कह सकते हैं और समरूप जो है इसको मियोसिस सेकंड कह सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि ये विषम रूप विभाजन जो है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किन अवस्थाओं में ये पूरा होता है। तो इसमें होती है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और इसके अलावा एक और अवस्था होती है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। अब इसके बाद देखते हैं कि समरूप विभाजन जो है इसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये विषमरूप विभाजन और समरूप विभाजन जो है इनके बीच की एक और अवस्था होती है और जिसको कहा जाता है विश्रामावस्था। इस विश्राम अवस्था में इसका इतना ही ध्यान रखना है, जो सेल होती है वो क्या करती है, रेस्ट करने का काम करती है। ये रेस्ट करना शुरू कर देती है इन दोनों अवस्थाओं के बीच। इसके बाद में ये समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं कि विषम रूप विभाजन क्या है, इसका डिटेल से हम देखते हैं। इसको रास विभाजन या मियोसिस फर्स्ट विभाजन भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं थी हमने देखा, तो इसमें थी 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें प्रोफेज फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट जो है ये 5 चरणों के अंदर संपन्न होती हैं। कौन कौन से 5 चरण हैं, लेप्टोटीन, याद रखना है नाम आपको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 चरण हैं, इसमें पूरी होती हैं। अब इन 5 चरणों में पहले क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है देख लेते हैं। इसमें लेप्टोटीन जो है इसके अंदर सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, क्रोमोनिमेटा। अब क्रोमोनिमेटा की संरचना अपन देखेंगे तो जैसे ये कोई कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो थ्रेड लाइक या धागेनुमा संरचना जो होती है उसको क्या कहा जाता है, क्रोमोनिमेटा। इसके बाद आती है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन के अंदर जो गुणसूत्र है वो बाइवेलेंट या द्विलक के रूप में बन जाते हैं और दोहरे गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। पैकाइटीन है, इसके अंदर गुणसूत्र टेट्रावेलेंट हो जाते हैं और 4 लक हो जाते हैं। इसमें चार भाग होते हैं उसके गुणसूत्र के। और इसके बाद जो इसमें क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे को क्रॉस करने शुरू कर देते हैं। और डिप्लोटीन जो है इसके अंदर काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। तो काइजमेटा क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये गुणसूत्र है कोई भी, ये है गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, ये गुणसूत्र हो गया। अब दूसरा वाला जो गुणसूत्र है वो यहाँ पर इसके जो क्रोमेटिड का जो भाग है इससे क्रॉस करना शुरू करेगा और एक्स नुमा संरचना बना देगा। तो यहाँ पर जो ये एक्स नुमा संरचना है और इधर भी एक्स नुमा संरचना ऐसी बन जाएगी। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर मिलन होता है, एक्स नुमा संरचना बनती है, तो इसको क्या कहा जाता है, काइजमेटा फॉर्मेशन। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि डाइकाइनेसिस में केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रिक कला और केंद्रिका दोनों लुप्त हो जाती हैं, डाइकाइनेसिस में दिखनी बंद हो जाती हैं, नहीं दिखती हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज के अंदर हम देखते हैं कि इस अवस्था में प्रत्येक बाइवेलेंट के सदस्य, बाइवेलेंट मतलब अपन ने अभी देखा था
बाइवेलेंट कैसे, तो गुणसूत्र द्विलक के रूप में हो जाते हैं। तो इसके सदस्य सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु तंतुओं के बीचों बीच जुड़ जाते हैं। अब इस डायग्राम हम देख पा रहे हैं कि ये जो गुणसूत्र है ये तर्कु तंतुओं के द्वारा जुड़ जाते हैं, किससे, ध्रुवों से, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि एक का सेंट्रोमियर दूसरे के सेंट्रोमियर के सामने स्थित होता है। इसमें ये जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। इस प्रकार बायोलेंट तर्कु के बीचों बीच मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ये तर्कु है तो तर्कु तंतु द्वारा तर्कुओं से जुड़ जाते हैं, तो इसके बाद ये कहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं, इसके दोनों के बीचों बीच में, इसलिए इसको मध्यावस्था या मेटाफेज कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर बाइवेलेंट के सदस्य दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। ये दोनों ध्रुव जो है, एक ये ध्रुव एक ये ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। कौन, जो बाइवेलेंट के सदस्य, बाइवेलेंट गुणसूत्र जो होते हैं, तो इस तरफ खिसकने शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो आधे इधर चले जाते हैं, और पहले मध्यावस्था में थे, और आधे इधर चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार जोड़े गुणसूत्र से दोनों गुणसूत्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं और दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। जोड़े गुणसूत्र थे पहले, ये जैसे जोड़े में थे, तो अब क्या हो जाते हैं, ये इधर दूर भागने लग जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कौन सी अवस्था है, टीलोफेज। टीलोफेज यह जो क्रिया है समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के समान ही होती है। ये समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था जैसे होती है टीलोफेज, उसी के समान ये टीलोफेज अवस्था होती है। अब प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है क्या होता है, एल या वी के आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। एल या वी के आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस डायग्राम हम देख पा रहे हैं, ये जो हैं किस नमा है, एल की संरचना में, ठीक है। और दूसरा अपन देखते हैं जैसे ये वी की संरचना में, ये वी की संरचना में ऐसे बन जाते हैं गुणसूत्र, बिल्कुल आमने सामने क्रोमेटिड जो होते हैं वो आमने सामने हो जाते हैं, और एल या वी की संरचना में बनना शुरू हो जाते हैं टीलोफेज में, और व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का समसूत्री विभाजन में होता है। जैसे कोई भी कोशिका थी, ये पहले कोशिका थी, तो इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े ऐसे वलय पड़ना शुरू हो जाते हैं, बीच में से धंस जाती है और कोशिका दो भागों में विभाजित होना शुरू हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य जो है वो दो भागों में विभाजित होना शुरू हो जाता है, और बीच में से ऐसे बंट जाती हैं और दूसरी नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तो कितनी संतति कोशिकाएं बनेगी, 1 से 2, और दोनों ही जो कोशिकाएं बनेगी उसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, आदि। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आदि, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं विश्रामावस्था। जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद विश्रामावस्था आ जाती है। तो विश्रामावस्था के अंदर कोशिका जो है वो क्या होती हैं, रेस्ट करना शुरू करती है। सेल क्या करती है, रेस्ट करती है, क्योंकि कोई भी काम करते करते यदि हम थक जाते हैं तो उसका थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि शीघ्र पश्चात कोशिकाएं मियोसिस सेकंड विभाजन में शुरू हो जाती है। तो मियोसिस सेकंड या समसूत्र विभाजन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। समसूत्र विभाजन या मियोसिस सेकंड, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड से स्टार्ट होती है इसमें। तो इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल संघनित होकर के गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है। क्रोमेटिन जाल क्या होता है, जैसे कोई कोशिका है उसके अंदर जो धागेनुमा संरचना हमने पहले देखी थी, क्रोमोनिमेटा या क्रोमोमियर, तो ये क्या कहलाती हैं, संघनित जाल के रूप में कौन सी होती है, क्रोमेटिन संरचना होती है। और गुणसूत्र मोटे और घने हो जाते हैं। जब ये ऐसी संरचना मिट जाती है और प्रोफेज सेकंड के अंदर आकर के क्या हो जाती है, गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि ये गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं। तो आगे की अवस्था में देखते हैं मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज अवस्था जो है इसमें केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती हैं और तर्कु बंध जाते हैं और गुणसूत्र तर्कु की मध्य रेखा या सेंट्रोमियर द्वारा चिपक जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो जो संरचना है, एक ऊपर की तरफ केंद्र ध्रुव और नीचे की तरफ ध्रुव। अब ये सेंट्रोमियर जो होते हैं, किसके, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर, ये जो हैं किससे जुड़ जाते हैं, तर्कु तंतुओं से, और ये है बीच में गुणसूत्र है। तो ये बीच में गुणसूत्र थे। अब ये क्या हो जाते हैं, मध्य अवस्था में आकर के या मध्य रेखा पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं।
इस प्रकार इसका नाम क्या है, मेटाफेज सेकंड। इसमें उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से क्या होता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर मेटाफेज थी, उसी प्रकार मियोसिस सेकंड के अंदर भी मेटाफेज सेकंड अवस्था होती है। इसके बाद देखते हैं एनाफेज सेकंड। कौन सी अवस्था है, एनाफेज सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं। अब सेंट्रोमियर भी विभाजित होना शुरू हो जाते हैं, तो एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग होकर दो गुणसूत्र बना लेते हैं। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और दो गुणसूत्र बना लेते हैं। जैसे कोई भी ये सेंट्रोमियर था और ये गुणसूत्र था, तो ये गुणसूत्र है जो बीच में से सेंट्रोमियर है ना, वो अलग हो जाता है ऐसे, और इसके क्रोमेटिड्स जो हैं वो भी अलग हो जाते हैं और एक से दो गुणसूत्र बना लेते हैं। एक तो ये बना लेगा, दूसरा वाला ये बना लेगा। ये क्या होते हैं, ऐसे दूर खिसकने शुरू हो जाते हैं। किधर चले जाते हैं, ध्रुवों की तरफ। इस प्रकार से क्या होता है कि इस डायग्राम हम देख पा रहे हैं, ये जो गुणसूत्र है ये अब अलग हो गया है, ठीक है। और इस गुणसूत्र में अलग होने की वजह से एक क्रोमेटिड तो इधर चला गया है और एक इधर चला गया है, और इधर जाने के बाद एक से दो गुणसूत्र जो होते हैं वो बन जाते हैं, और नए निर्मित गुणसूत्र तर्कों के विपरीत ध्रुवों के चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले बीच में थे, तो गुणसूत्र जो हैं ये नए बनता है, तो एक तो इधर चला जाता है, ठीक है, और इधर वाले इधर चले जाते हैं। तो ये ध्रुवों की तरफ, इस ध्रुव वाले गुणसूत्र थे इधर चले गए और इस वाले थे वो इधर चले गए, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। इसमें एनाफेज सेकंड पूरी होने के बाद अब आती है टीलोफेज सेकंड। तो ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्र की झिल्ली बन जाती है। अब ध्रुवों पर जो गुणसूत्र थे उनके चारों ओर क्या हो जाती हैं, झिल्ली बन जाती। तो इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, इस डायग्राम बाद में आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे एनाफेज सेकंड थी, उसके अंदर क्या हुआ था, ये जैसे ध्रुव थे तो गुणसूत्र तो थे बीच में पहले तो मध्यावस्था में, इसके बाद ये ऐसे आना शुरू हुए, ठीक है, इधर आना शुरू हो गए। इसके बाद ये ध्रुवों पर आकर के व्यवस्थित हो गए। ध्रुवों पर आने के बाद इसके दो चारों तरफ क्या हो गई, केंद्र की झिल्ली बनना शुरू हो गई। तो इस प्रकार इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं, ये केंद्र की झिल्ली इनके चारों तरफ बनी हुई है, और एक अगुणित केंद्रक से चार अगुणित केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका से चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। अब ये जैसे ही मियोसिस विभाजन पूरा होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या अंत में क्या हो जाती है, कोशिका के अंदर आधी रह जाती है। इस चीज़ का अपन को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका महत्व क्या है, ये क्या काम आता है, ये क्यों होना चाहिए। तो देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका महत्व ये है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या न्यूनीकरण या कमी की जा सकती है। गुणसूत्रों की संख्या में हम कमी कर सकते हैं। इसमें अंडाणु और शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। और जब ये उसके बाद युग्मनज बनता है जैसे 2n, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी हो जाती है, 2n हो जाती है। अब आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली है। तो आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, तो इसमें क्रोमेटिन पदार्थ होता है। जो क्रोमेटिन होता है उससे क्रोमेटिन के बाद में क्या बनता है, गुणसूत्र बनते हैं। तो क्रोमेटिन है, इसका आदान प्रदान होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। जैसे ही एक कोशिका बनती है, दूसरी कोशिका बनती है, तो उस दूसरी कोशिका में जो गुणसूत्र आधे आधे होकर इधर उधर बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्रोमेटिड्स जो उसमें क्रोमेटिन पदार्थ है वो क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, और इससे संतानों के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक हो जाती है। जब आधे गुणसूत्र इस कोशिका से इस कोशिका में चले आएंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें संतान जो उत्पत्ति होने वाली है, या उसकी जो संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल बनने वाली है, उसके अंदर जो गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, दोनों के मिक्स हो जाते हैं, और संतान की जो अच्छे गुणों के होने की अधिक संभावना हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आगे वाले वीडियो के लिए तब तक बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।